हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 70 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। यस इट्स ट्रू, आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 70 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब, और जल्दी ही हम अपना शतक भी पूरा करेंगे अगले एक महीने में। आज की इस लेक्चर में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 70 में जो इंग्लिश लैंग्वेज का पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज आपके सामने सबसे पहले है एक फ्रेजल वर्ब पुट फॉर्थ। रेफरेंस क्या है पुट फॉर्थ का? टू एड्रेस द सिस्टमैटिक ऑपरेशन विमेन फेस्ड दे पुट फॉर्थ प्रोग्रेसिव आइडियाज। अब इस रेफरेंस में भी हमें दो वर्ड्स देखने को मिले, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील। अब ऑपरेशन नाउन है यहाँ पे और प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। चलिए अभी बात कर रहे थे हम पुट फॉर्थ की। मीनिंग क्या है पुट फॉर्थ का? टू प्रेजेंट और प्रपोज समथिंग फॉर कंसिडरेशन, यानी किसी आइडिया को सामने लेकर आना, टेबल पर रखना। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लोग बातचीत कर रहे हैं और कोई आप दिमाग में कोई आइडिया है वो सामने लेकर आ रहे हैं, सो यू आर पुटिंग फॉर्थ सम आइडियाज। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द फाइनेंस मिनिस्टर पुट फॉर्थ अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग जॉब्स इन रूरल एरियाज। फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात रखी और उनका एम क्या था? रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट बढ़े और जॉब्स क्रिएट हो। क्लियर है? एनवायरमेंटल पॉलिसीज, एट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट इंडिया पुट फॉर्थ इट्स प्लान टू इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में इंडिया ने अपना एक आइडिया सामने रखा कि हम अगले दशक में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो यूज़ है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक सेंटेंस है, द गवर्नमेंट पुट फॉर्थ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल्स। यानी गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने एक आइडिया सामने रखा कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम स्किल डेवलपमेंट को या वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे कहीं पे भी एस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, रखा रखा रखा, इंडिया पुट फोर्थ, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 ही होती हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, जैसा कि आपको पहली नज़र में देखने को लग रहा होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 4 सेंटेंस और हैं, देखते हैं क्या कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत। ड्यूरिंग द मीटिंग शी पुट फॉर्थ हर आइडियाज ऑन हाउ टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। उसने अपने आइडियाज रखे कि हम जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करें। बिल्कुल सही है। द साइंटिस्ट पुट फॉर्थ द थ्योरी दैट चैलेंजेस कन्वेंशनल विजडम। बिल्कुल सही है। He put forth the flowers on the table for decoration. Doesn't make any sense. Put forth का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। उसने टेबल फिजिकली रखे तो पुट केवल होता, सही होता। The politician put forth several initiatives to address unemployment. ये भी बिल्कुल सही है। कई सारे इनिशिएटिव्स की बात की पॉलिटिशियन ने, क्या एड्रेस करने के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस करने के लिए। सो आई होप आपको वो पुट फॉर्थ फ्रेजल वर्ब के कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गई हो। सिनोनिम्स की बात करें तो सजेस्ट, प्रपोज, रेकमेंड। एंटोनिम्स के कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेस यानी आपने अंदर ही अंदर कोई बात रखी हुई है मन में दबा के। कंसील, छुपा लेना। विड्रॉ यानी कुछ बोलना था, कुछ रखना था, उसको आपने वापस अपने तक रखा, खींच लिया पीछे, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अपने आइडियाज को। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेड विनर। रेफरेंस क्या है? इन आवर पैट्रियार्कल सोसाइटी दे हैव टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द मेल ब्रेड विनर्स। पैट्रियार्कल सोसाइटीज जहाँ पे पितृसत्ता होती है, यानी घर में जो मेल मेंबर होता है सीनियर मोस्ट, वो फैमिली में डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। और डिक्टेट्स यानी डिक्टेटर वाला, आप टर्म्स बोल रहे हैं और सामने वाले लोग मान रहे हैं। ठीक है, और ब्रेड विनर बहुत ईजी वर्ड है। ब्रेड यानी रोटी एक तरीके से, विनर जो उसको जीत रहा है या लेकर आ रहा है घर में, ब्रेड अर्नर या ब्रेड विनर यानी कमाने वाला, सीधा सीधा। मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु अर्न्स मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, यानी जो व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा के लाता है, रोजी रोटी कमा के लाता है, वो ब्रेड विनर होता है। जनरली इंडिया में आपको मेल जो मेंबर्स होते हैं वही ऐसा करते हुए मिलेंगे, खास करके इधर नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में। मैंने सुना है, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने सुना है कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, विमेन हैं, वो उतनी ही एक्टिव हैं ब्रेड विनर के तौर पे। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेड विनर की। सो इमेज से आपको समझ में आया हो, एक मेल मेंबर है, वो पूरी छत को पकड़े हुए है, यानी कि जो वाइफ हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो संभाल रहा है एक तरीके से।
और पैसों का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, यानी घर का खर्चा कौन उठा रहा है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। इन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स द रोल ऑफ द ब्रेड विनर ऑफन फॉल्स ऑन द एल्डेस्ट सन। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़े बेटे पे आ जाता है। अगर घर में पिता की जॉब चली जाए या पिता ना हो तो उसमें सबसे बड़े बेटे के ऊपर पूरा भार आ जाता है ब्रेड विनर होने का। सेंटेंस बिल्कुल सही है। एज द सोल ब्रेड विनर शी वर्कड 2 jobs टू सपोर्ट हर फैमिली। हाँ, मुझे थोड़ा सा ग्रामेटिकल इशू लग रहा है। एज द सोल ब्रेड विनर शी वर्कड 2 jobs टू सपोर्ट हर फैमिली। यहाँ पे वर्क की जगह डिड होता तो एक बार को बेटर होता। शी डिड 2 jobs। चलिए देखते हैं आगे। आफ्टर द फादर्स इलनेस द डॉटर बिकेम द प्राइमरी ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। बिल्कुल सही है। फादर की इलनेस के बाद जो बेटी थी वो प्राइमरी ब्रेड विनर बनी अपनी फैमिली में। बिल्कुल सही। द कंपनी सेलिब्रेटेड इट्स ब्रेड विनर्स बाय गिविंग देम बोनसेस फॉर देयर हार्ड वर्क। यहाँ कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा। कंपनी ने सेलिब्रेट किया उनके ब्रेड विनर्स को बोनसेस देके। कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेड विनर्स का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में मुझे जो लग रहा है वर्क 2 jobs की जगह यहाँ पे डिड बेटर होता है ना। शी डिड 2 jobs, उसने 2 jobs की, वो बेटर लगता मुझे। अभी के लिए मुझे थोड़ा सा वर्क अटपटा सा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ब्रेड विनर का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। प्रोवाइडर, अर्नर, गिवर, ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिपेंडेंट, यानी आप डिपेंडेंट हैं, आप निर्भर हैं किसी के ऊपर पैसों के मामलों में। रेसिपिएंट यानी आप बस ले रहे हैं, गिवर नहीं है। गिवर जो दे रहा है, रेसिपिएंट जो ले रहा है, रिसीव करने वाला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। ओवर आर्चिंग। ओवर आर्चिंग रेफरेंस क्या है? द चार्टर हैड सम ओवर आर्चिंग सजेशंस। ओके, मीनिंग comprehensive or all embracing, including or influencing every part of something। यानी एक तरीके से हमने इंक्लूसिव वर्ड पढ़ा था बहुत पहले किसी एक लेक्चर में, सबको साथ में लेकर चलने वाला, यानी सबका सारे पॉइंट्स का कंसिडरेशन हो वहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ओवर आर्चिंग। हिंदी में 2 वर्ड्स हैं, एक तो समग्र, एक व्यापक। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किसी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो मैंने देखा है कि वो जीए यानी जनरल अवेयरनेस को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता प्री का। तो ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो पे रहेंगे जीए के मामले में, तो एकदम से आपको जब मेंस की तैयारी करनी होती है, हार्डली 20 से आजकल तो मैंने देखा है 15 से 20 दिन ही मिल पाते हैं हार्डली आपको, उसमें आपको पूरा 6 महीने का जीए कवर करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो फाइनली आप क्या करते हो, 1 से 1.5 महीने का जीए करके आप एग्जाम हॉल में चले जाते हो। सो ये एक गलत स्ट्रेटजी होती है, ये एक ओवर आर्चिंग स्ट्रेटजी नहीं है। यानी ओवर आर्चिंग यानी व्यापक या समग्र, सबको साथ में लेकर चलने वाला। सो कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से होनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन, और ऑल एम्ब्रेसिंग इंक्लूडिंग और इन्फ्लुएंसिंग एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, प्रभाव सब पर पड़े। हेल्थ प्रोग्राम से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन सर्व्स एज एन ओवर आर्चिंग हेल्थ प्रोग्राम। यानी कि हमारे हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन कैसा प्रोग्राम है? ओवर आर्चिंग हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, एडजेक्टिव है ओवर आर्चिंग। दैट इंटीग्रेट्स वेरियस हेल्थ इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज। यानी कि इसमें क्या क्या कवर है? देखो, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कवर है, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कवर है, और रूरल हेल्थ सर्विसेज कवर है। यानी कि हर तरीके से ध्यान रखा गया है कि कुछ छूट ना जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी serves as an overarching framework aimed at transforming the entire education system in India। यानी कि अगेन कैसा फ्रेमवर्क है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का? वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान दे रहा है। सो ओवर आर्चिंग यानी कुछ छोड़ना नहीं है। अगेन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज एन ओवर आर्चिंग प्रोग्राम दैट सीक्स टू enhance digital infrastructure, increase internet connectivity and promote digital literacy across the country। केवल इंफ्रा नहीं बढ़ाना, लिटरेसी भी बढ़ानी है, डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ानी है। केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी को नहीं सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, लिटरेसी भी बढ़ानी है। केवल लिटरेसी पे ध्यान नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है और कनेक्टिविटी भी सुधारनी है। यानी सब कुछ साथ में लेके चलना। ठीक है, सब पे ध्यान देना।
व्यापक, इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ओवर आर्चिंग होना चाहिए। 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द ब्रिज हैड एन ओवर आर्चिंग शेप दैट स्पैन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू द अदर। अब ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में है और मुझे सही लग रहा है, एक बार और सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। द ओवर आर्चिंग स्ट्रेटेजी फॉर द कंपनीज ग्रोथ फोकसेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट मार्केट, बिल्कुल सही है। द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन reform is to improve the quality of education across all the schools of the country। ये भी सही है, सारे schools में impact पड़े, quality improve हो, बिल्कुल सही है। The overarching theme of the conference was sustainability which influenced every discussion and presentation। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी, ओवरआर्चिंग थीम, वो कैसी थी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ थी, जो कि हर डिस्कशन और प्रेजेंटेशन को जिसने इन्फ्लुएंस किया, प्रभाव डाला, बिल्कुल सही है ये भी। सो ये वाला जो सेंटेंस है ना, द ब्रिज हैड एन ओवर आर्चिंग शेप दैट स्पैन फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू द अदर। अब यहाँ पे आर्चिंग होता केवल, मैंने पहले बोला सही लग रहा है, बट अब मैं जब दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ओवर जब वर्ड लग गया तो शेप के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन जा रहा है ना। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। यहाँ पे आर्चिंग शेप ऐसे कर्व्ड, ठीक है, ऐसे ब्रिज हो, अगर कोई ऐसे बना हुआ हो, अब आर्चिंग हो तो समझ में आता है कि हाँ चलो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आर्चिंग वहाँ पे होता, पर ओवर आर्चिंग से ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत की तरफ चल रहा है, तो मैं इसको गलत ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि ओवर आर्चिंग का मतलब हो गया जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा आर्च हो गया वहाँ पे, और इसमें लिखा है दैट स्पैन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू द अदर। हाँ ठीक है, तो गलत के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। चलिए मूव करते हैं हम हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। एक्सटेंसिव, व्यापक, फैला हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव, अगेन सबको इंक्लूड करने वाला, इंक्लूसिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग और एवरीवन, ठीक है। एंटोनिम्स पार्शियल यानी कुछ, फ्रेगमेंट्री अगेन कुछ पार्ट उसका शामिल है, लिमिटेड यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई हैं, यानी सबको या सारे फैक्टर्स या सारे आइडियाज़ को कंसिडर नहीं किया गया। नेक्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इज डू अवे विद, ठीक है। रेफरेंस क्या है डू अवे विद का, इट कॉल्ड फॉर डूइंग अवे विद ओवर क्राउडिंग इन हाउसेज एंड फिक्सिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर होम्स, ओके, मीनिंग रिमूव और पुट एन एंड टू समथिंग, यानी कि हटा देना किसी चीज़ को या उस पर फुल स्टॉप लगा देना, यानी ख़त्म कर देना। डू अवे विद, पीछे छुड़ा लेना, कोई चीज़ हो उससे पीछे छोड़ लेना, उसे ख़त्म कर देना। अब ये कोई मान लीजिए क्रैप है, आप उसको फेंकना चाहते हैं, आपने एक तरीके से उसको डंप कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, डू अवे विद, अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। Examples, the company aims to do away with single-use plastics by 2025 to reduce environmental impact। कंपनी एम कर रही है या करती है क्या करने का, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर देने का, कब तक, बाय 2025, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल सही है। द शेफ वांटेड टू डू अवे विद वेजिटेबल्स सो ही चॉप्ड देम फाइनली, डजंट मेक एनी सेंस, बिल्कुल सेंटेंस गलत है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। The new regulations will do away with unnecessary bureaucratic procedures। नए regulations जो आए हैं वो क्या करेंगे, unnecessary bureaucratic procedures यानी रेड टिपिज्म हमें जो देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी में, उसे वो ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल सही है। The new government promised to do away with outdated laws that no longer serve the public interest। नई गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि पुराने जो आउटडेटेड लॉज चले आ रहे हैं अब वो हम हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे उन्हें, बिल्कुल सही है सेंटेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो इसका कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग दोनों। सिनोनिम्स की बात करें तो एबलिश, डिस्कार्ड, एलिमिनेट, डिसकंटिन्यू, सारे इजी वर्ड हैं। एबलिश हम किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो अपहोल्ड, बना के रखना, मेंटेन, बना के रखना, रिटेन, बना के रखना, तीनों एक जैसे मीनिंग में। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज स्लैंडरस। रेफरेंस, विमेन हु रिसीव इक्वल बेनिफिट्स mandated by law end up facing slanderous attacks, okay, meaning of a spoken statement false and malicious। देखो वापस से एक वर्ड आया जिसमें MAL, कुछ बुरा, malicious यानी कहीं कुछ बुरा छुपा हुआ है इस वर्ड में। फॉल्स स्टेटमेंट हो या malicious यानी किसी के प्रति कुछ बुरा करने वाला, उसकी गलत इंटेंशन से आपने अगर कुछ स्टेटमेंट दिया किसी के लिए तो वो कैसा स्टेटमेंट है, malicious, यानी आप चाहते हैं कि उसका कुछ बुरा हो जाए सामने वाले का या उसकी बुराई हो जाए,
उसको हम बोलते हैं मलिशियस। और कोई फॉल्स स्टेटमेंट हो या मलिशियस स्टेटमेंट हो, हम उसको कैसे बोलेंगे, कैसा है वो, स्लैंडरस है, एडजेक्टिव है। अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो आपका बिहेवियर कैसा है, स्लैंडरस है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें दो औरतें, दो लेडीज़ कानाफूसी कर रही हैं, और जनरली हमने ऐसा मूवीज़ में भी देखा है, आम जिंदगी में भी देखा है, ऐसा लोग करते हैं। अगर ऑफिस में मान लीजिए कुछ लेडीज़ हैं, कुछ फीमेल वर्कर्स हैं, और किसी को प्रमोशन मिल जाता है, तो बाकी जो उससे एनवियस है, जो जेलस हैं, वो क्या, किसी एक ने कहानी बना दी, अरे पता है इसका क्यों प्रमोशन हुआ है, इसका ना बॉस के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए इसका प्रमोशन हुआ है। मतलब उसकी अच्छी क्वालिटीज़, उसने जो काम की, जो मेहनत किया, उसको आपने साइड कर दिया, और आपने एक स्लैंडरस रिमार्क दे दिया, किसी के कान में कुछ बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया, मलिशियस स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, जो आगे बढ़ गया। सो ये कैसा बिहेवियर है, स्लैंडरस, अपमानजनक। हिंदी में एक वर्ड है अपमानजनक, नहीं, अपमानित करने वाला, किसी को अपमानित करने वाला, स्लैंडरस। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द जर्नलिस्ट वॉज सूड फॉर मेकिंग स्लैंडरस कमेंट्स अबाउट द पॉलिटिशियन। कोई जर्नलिस्ट है, उनको उनके ऊपर केस कर दिया गया, क्या करने के कारण, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कर दी। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द सेलिब्रिटी डिनाइड द स्लैंडरस र्यूमर्स स्प्रेड बाय द टैबलॉइड्स। टैबलॉइड्स क्या होती हैं, पत्रिका, छोटी मोटी जो होती है पत्रिका, कम पेज होते हैं उसमें, और आई बिलीव वीकली भी आती हैं कई टैबलॉइड्स, कोई कुछ फोर्टनाइटली भी आती हैं, ठीक है। सो टैबलॉइड्स, छोटी पत्रिकाएं, और यहाँ पे बात हो रही है द सेलिब्रिटी डिनाइड द स्लैंडरस र्यूमर्स स्प्रेड बाय द टैबलॉइड्स, यानी कि सेलिब्रिटी ने नकारा कि जो र्यूमर्स, स्लैंडरस र्यूमर्स चल रही हैं, उनके बारे में अपमानजनक बातें चल रही हैं मैगजीन्स में, टैबलॉइड्स में, मीडिया में, वो उन्होंने नकार दी। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द स्लैंडरस एक्यूजेशंस डैमेज्ड हर रेपुटेशन बियॉन्ड रिपेयर। अब किसी के लिए कोई आरोप लगे, उनके ऊपर स्लैंडरस, अपमानजनक आरोप लगे, और वो कैसे थे, बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि अब वापस उनकी वो रेपुटेशन नहीं बन सकती। सो सेंटेंस बिल्कुल सही है। द स्लैंडरस बिल्डिंग, बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में स्लैंडरस का कोई सेंस नहीं है, यहीं पे गलत हो गया सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और बात करते हैं सिनोनिम्स की। डिफेमेटरी, डिफेमेट, डिफेम, डिफेम करना, किसी को, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट्स देना, डिफेम करना। कोई फेमस है, उसको आप डिफेम कर रहे हैं। मलिशियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंसल्टिंग यानी कि अपमानजनक। और एंटोनिम्स की बात करें तो लॉडेटरी, लॉड करना होता है तारीफ करना, LAUD, लॉड करना, तारीफ करना। और लॉडेटरी एडजेक्टिव के तौर पे ऐसा जो आपका सम्मान बढ़ाए। कॉम्प्लीमेंट्री, अगेन हम किसी के सम्मान में कुछ बोलते हैं तो सामने वाला कहता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए थैंक यू। और कॉम्प्लीमेंट्री जो ऐसा सम्मान बढ़ाए, अगेन एडजेक्टिव है। फ्लैटरिंग यानी कि आप किसी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसकी तारीफ़ों में कसीदे कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, फ्लैटरिंग, वो फिर फ्लैटरिंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स। चापलूसी की हद तक। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ इट। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, हर एक वर्ड पे आपको हमेशा की तरह एज ए होमवर्क, हमेशा की तरह हर एक वर्ड पे आपको बनाना है अपना खुद का एक सेंटेंस, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और जो आपका सेंटेंसेस का ग्रुप बने उसको आपको ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अगर आप ऐसा करते आए हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम आप ही बिता रहे हैं इन वर्ड्स के साथ। मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे। जिन भी बच्चों ने हमारा स्मार्ट रीड का कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि एक्चुअल डिस्कशन, मेंटरशिप सब वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 70। अब आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीडिंग नंबर 70 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी RC स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका RC लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके एज यूजुअल ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।